नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पिछले एक सप्ताह में कोटा से जिस तरह एक के बाद एक दो बड़े हादसे आत्महत्याओं के सामने आए, उसके बाद हमने इस पर चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद बहुत सारी बातें सरकार के संज्ञान में लाने की थी, सरकार को ध्यान भी था। लेकिन जिस तरह का शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि इसके लिए सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बच्चे जिस तरह के परिवेश में बड़े हो रहे हैं, बच्चों के जो प्रेम प्रसंग है, बच्चों का जो पढ़ाई का तनाव है, वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे आत्महत्याओं का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन ये रास्ता कोटा में ही इतनी बड़ी संख्या में क्यों है कि पिछले एक साल में, यानी कि इस साल में 4 महीने में 9 बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनकी खबर हमने आपके साथ समय समय पर साझा की है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक इस तरह की 4 घटनाएं सामने आई है। आज हमने जानने की कोशिश की है उन माँ बाप का कष्ट, दुख, उन बच्चों के परिवारों का हाल जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके परिवार में वो आज भी बहुत जिस तरह से दर्द छोड़ कर गए हैं, उस दर्द की कहानियां हैं बहुत सारी, और वो कहानियां आने वाले समय में आपके और हमारे घरों में ना हो, इसके लिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन परिवारों को क्या इन कहानियों से बचाया जा सकता था। क्या बच्चों ने कुछ इस तरह के संकेत पहले दिए थे जिससे कि परिवार संभल जाते, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। क्या परिवारों पर आज जो आप बीती है, उसके बाद सरकारों को और समाज को जो काम करना चाहिए, उसमें किस तरह के और सुझाव सुधार हो सकते हैं, इन पेरेंट्स की नजर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हितेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन विजयपाल सिघवाल हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सुमित के पापा हैं। 28 अप्रैल को रोहतक का ये बच्चा सुमित था जिसका सुसाइड हुआ और उसके परिवार पर जिस तरह का कष्ट कहर बरपा। आज बहुत समय उसको ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन सुमित के माता पिता, माता है नहीं सुमित के, माँ नहीं है, रोहतक के हैं और पिता अकेला इस कष्ट में 2 छोटे भाई बहनों के साथ इसे झेल रहा है। हमारे साथ अनूप हैं जो कि मोहम्मद जैद, जो कि 24 जनवरी को इस साल में जिन्होंने सुसाइड किया, जिस बच्चे ने, मोहम्मद ने, उनके दोस्त हैं। और अनूप चौरसिया इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनूप, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। आपके दोस्त मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए कि वो पढ़ाई में कैसे स्टूडेंट थे, आप उनको कब से जानते थे? अपना ऑडियो ऑन करिए मोहम्मद प्लीज। अनूप। हेलो मैम, हम लोग 2 साल पहले मिले हुए थे। हम लोग कोटा में मिले थे। मैं प्रयागराज से हूँ और वो मुरादाबाद से था। तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग एक ही कोचिंग में एडमिशन लिए थे। तो साथ में क्लासेज आना जाना, हॉस्टल भी हम लोग का सेम था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ने में वो भी एवरेज था, मैं भी एवरेज ही था। तो ऐसे ही चल रहा था। हम लोग का फर्स्ट ईयर हुआ वहाँ पे। फिर एग्जाम वगैरह हुआ तो हम लोग का नहीं हो पाया उसमें। हम लोग अपने अपने घर चले गए थे। फिर सेकेंड बार हम लोग देने गए थे वहाँ पे कोटा पे। तो हम लोग दूसरे साल भी साथ में ही रह रहे थे। दूसरे कोचिंग में एडमिशन लिए, वहाँ रह रहे थे साथ में, सब कुछ चल रहा था। फिर अचानक से मतलब ऐसे उसको लगने लगा कि इस बार भी नहीं हो पा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर फैमिली कंडीशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो प्रेशर बना रहता है इन चीज़ों का। तो धीरे धीरे करके थोड़ा बात करना कम कर दिया, थोड़ा ऐसा इरिटेट सा होने लगा चीज़ों को लेकर के। फिर उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। फिर ऐसे ही चल रहा था धीरे धीरे करके। फिर लास्ट टाइम जिस दिन उसने सुसाइड किया था, उसके एक दिन पहले तक वो मेरे ही साथ था। हम लोग साथ में घूमने फिरने भी गए, सब कुछ हुआ, खाना भी खाया रात को। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं क्लासेज वगैरह चला गया, मतलब मैं लाइब्रेरी जाता था तो मैं चला गया। तो फिर मैं बुलाया नहीं सुबह उसे। तो दिन ऐसे ही हम लोग का निकल गया। फिर रात को हम लोगों ने उसका दरवाज़ा नॉक किया तो फिर दरवाज़ा खुला नहीं। तब हम लोगों ने दरवाज़ा खोल के चेक किया तो ऐसा था कि मतलब फैमिली का प्रेशर थोड़ा सा हो जाता है। मतलब फैमिली वालों ने कुछ कहा नहीं था, पर वो जो फैमिली कंडीशन जो होती है, हम लोग मिडिल क्लास से ही हैं, वो भी था, मैं भी हूँ। तो थोड़ा सोचना पड़ जाता है इन चीज़ों को कि नहीं होगा तो क्या होगा। और फैमिली की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा होती हैं फिर,
जैसे कि मेरे घर पे भी है, मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि कोटा भेज दिया मतलब हो ही जाएगा, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। ये काफ़ी मतलब काफ़ी गलत चीज़ है ये। पेरेंट्स को ये चीज़ समझना चाहिए कि कोटा मतलब जितना तो सीट नहीं होती उससे ज़्यादा बच्चे कोटा में रहते हैं, जितनी टोटल सीट नहीं है। अब सबका तो हो नहीं पाएगा। ये सोचने की चीज़ है कि थोड़ा प्रेशर वगैरह थोड़ा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं इससे। अनूप, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, अपनी बात को थोड़ा तेज आवाज में बोलिए ताकि सब लोग और बेहतर ढंग से समझ सके। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 24 जनवरी को मोहम्मद ने सुसाइड किया। 24 जी। जनवरी से पहले उनके व्यवहार में काफी बदलाव आपने महसूस किया था। वो कितने समय रहा वैसा बदला हुआ व्यवहार? कितने समय तक आपने ऑब्जर्व किया था कि बात करना कम कर दिया और डिप्रेशन शुरू हो गया, माँ-बाप क्या बोलेंगे? किस तरह की जितनी बात करता था, उसमें अपनी बात को किस तरह से रिएक्ट करता था, एक्सप्रेस करता था मोहम्मद? रिएक्ट आप बाकी मैम ऐसा सभी था कि लोग अपना ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज, बाकी सभी लोग। मैम एक्चुअली हम लोग मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो सारी बातें शेयर किया करता था, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसको अभी बीच में पहले डेंगू चला हुआ था, कोटा में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो उसको डेंगू हुआ तो 1 महीने उसमें उसका वेस्ट हो गया। तो ऐसे ही वो काफ़ी बीमार भी हुआ था बीच में। फिर उसके बाद वो दिवाली के बाद रिटर्न आया। तो उसके बाद से थोड़ा-सा उसका माइंड मतलब चेंज हो गया था कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर वो 2-3 बार घर आया गया, घर वालों से बातचीत किया सब कुछ। ऐसा घर वालों ने काफ़ी प्रेशर मतलब कभी प्रेशर दिया नहीं घर वालों ने, लेकिन वो खुद ही सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। और फिर मिडिल क्लास से थे तो पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं, कोटा में 1.5 लाख तो फीस लग जाती है। फिर पर मंथ का 15,000 20,000 खर्चा आ जाता है वो अलग। तो ये सारी चीज़ें थी। और वो अभी रिसेंटली 24 को उसने सुसाइड किया था, तो 2 जनवरी को अपने घर भी गया था। तो 4-5 दिन रुक के आया था, फिर उसके बाद से ऐसे ही चल रहा था। थोड़ा बताता रहता था कि यार सही नहीं चल रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई थी तब तक। तो ऐसे ही चल रहा था, फिर अचानक से रात तक 23 तारीख को छोटी दिवाली मनाई गई थी। तो हमारी मतलब जहाँ हम लोग रहते थे वहीं पीछे एक प्रोग्राम भी था, तो वहाँ पे मुझे लेके गया तो वो बोला आप घूम के आते हैं। तो हम लोग गए थे, 15-20 मिनट घूम टहल के भी आए थे वहाँ पे। फिर साथ में मेस में गए, खाना-वाना खाए रात को, तो 9 बजे तक मेरे साथ ही था वो। फिर खाना-वाना खाने के बाद हम लोग अपने-अपने रूम में चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, वो मतलब रात को पढ़ा करता था, तो मैं उसको सुबह नहीं जगाता था। और तो मैं सुबह लाइब्रेरी चला गया, तो फिर हम लोग मिले नहीं थे दूसरे दिन उससे। फिर लास्ट में जब हम लोग रात को फ्री हुए, तो रात में 7 को फिर से खाना खाने जा रहे थे वापस। तो मैं उसका दरवाज़ा नॉक किया, तो दरवाज़ा उसने नहीं खोला। फिर मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन का रिप्लाई भी नहीं किया। फिर हम लोगों ने 2-3 दोस्त और थे हमारे, तो फिर हम लोगों ने मिलके दरवाज़ा तोड़ दिया। तो दरवाज़ा तोड़े तो फिर ऐसा था, तो फिर उसके बाद कॉल-वॉल किया गया पुलिस को। अनूप, आपको जब उनका डिप्रेशन टाइम था, उस समय क्योंकि डेंगू हुआ, डेंगू से तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब नहीं हुई, समय भी खराब हुआ, पैसा भी लगा घर वालों का, तो चौतरफा मार हो गई एक तरह से। शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक बदहाली और समय का प्रबंधन, और इससे परीक्षा का तनाव बढ़ गया। लेकिन जब आपसे बातचीत होती थी, कभी उन्होंने ये ज़ाहिर किया था कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, उनके ज़हन में ऐसा ख़्याल आता है? नहीं मैम, ऐसा कभी उसने नहीं बोला सुसाइड वगैरह का। हम लोग काफ़ी लाइटली रहते थे, मतलब मैं भी उसको हमारे जैसा ही था, तो मैं भी बोलता था कोई ख़ास बात नहीं है, मेरा भी सही नहीं चल रहा, ठीक है जो भी होगा देख लेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है डॉक्टर ही बने और कुछ कर लेंगे। तो ऐसी सारी बातें चलती रहती थी। उसको अभी कैसा मतलब उसने कभी कहा नहीं सुसाइड वगैरह का, और कभी ना कोशिश की, ना कभी कुछ कहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो हम लोग से जो बातें होती थी, तो हम लोग उसको हमेशा कहते थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं बनेंगे डॉक्टर कुछ और कर लेंगे। तो साथ में रहता था तब तक तो खुश रहता था। फिर उसके बाद उस दिन रात में कमरे जाने के बाद उसने क्या किया, क्या सोचा, फिर उसके बाद समझ नहीं आया कुछ। तो कोई रीज़न आज तक समझ नहीं आ रहा क्यों किया ऐसा। क्योंकि माहौल तो मतलब चल ही रहा था, पढ़ाई वगैरह नहीं होने का बताता था, पर ऐसा इतना कभी नहीं होता था कि सुसाइड करने की बात आ जाए। जी, उनके व्यवहार के बारे में बताइए, कैसा व्यवहार था? कैसा बच्चा था? पढ़ाई में आपने कहा कि बहुत ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन घर परिवार से उनके फैमिली में कौन-कौन थे? और उनका जो नेचुरल बिहेवियर है, वो कैसा था? रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ?
नेचर मैम ऐसा था कि जब हम लोग को फर्स्ट ईयर में मिला था तो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था, हमेशा सबसे हँसना बोलना, हमेशा हँसता ही रहता था, ज़्यादा मतलब एकदम खुश माहौल में रहता था। बहुत सही चीज़ें चल रही थी फर्स्ट ईयर में, मज़ाक मस्ती, घूमना-फिरना, बातें करना बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर जब सेकंड ईयर में गया तो थोड़ा हम लोग भी थोड़ा सीरियस हो गए कि नहीं थोड़ा पढ़ना चाहिए अच्छे से, फिर वो भी थोड़ा-सा हुआ तो थोड़ी बातें कम हुई, थोड़ा घूमना-फिरना कम हुआ। मतलब घूमते पहले भी नहीं थे ज़्यादा लेकिन जो ऐसे होता है शाम को पर डे निकल जाना, आधा घंटा घूम के आना, तो हम लोग बंद कर दिए थे, ज़्यादा घूमते भी नहीं थे। तो फिर इस सेकंड ईयर में उसने मतलब थोड़ा बातचीत करना कम कर दी थी, बस थोड़ा साथ में खाने टाइम मिलते थे हम लोग, खाते-पीते थे, थोड़ा बातचीत हो गई, बस इतना ही होता था। क्लास चले गए साथ में, बस ऐसा ही था, बाकी ज़्यादा इधर-उधर की बातें होती नहीं। तो वही थोड़ा बिहेवियर परिवार चेंज था, फिर परिवार धीरे-धीरे परिवार के बारे में जैसे अनूप आपने बताया कि बहुत ही खुशमिजाज बच्चा था मोहम्मद, जी, अच्छा सबसे मिलजुल कर रहने वाला, हँसने वाला। तो परिवार जो है उनका, उसमें कौन-कौन है? परिवार का बातचीत उनसे रेगुलर बेसिस पे किस तरह से होती थी? उनके घर से मिलने कौन आते थे? उनके फादर क्या करते हैं? इस तरह की बातें भी होती थी आप लोगों के बीच में? मैम फादर तो फार्मर ही हैं उसके और मिलने भी फादर ही आए थे 2-1 बार। बाकी उसकी फैमिली मम्मी-पापा, भाई-बहन, अंकल ऐसे हैं। तो मैंने उसके फादर को ही देखा तो फर्स्ट ईयर में मिलने आए थे हम लोग, मतलब उससे मिलने आए थे वहाँ पे तब मैंने देखा था। फिर सेकंड ईयर में तो कोई मिलने नहीं गया था, ये बीमार हुआ था तो खुद ही घर चला गया था, फिर ठीक होके वापस अकेले ही आया था। तो ऐसे ही चल रहा था। और अनूप अनूप बहुत हमें ईमानदारी से बताइए कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था? उनके लिए फीस देना कितना मतलब चुनौतीपूर्ण था, आसान था, आराम से दे सकते थे? वो फाइनेंशियल मैटर्स पे किस तरह की बातें करते थे? फाइनेंशियल मैम अब आप खुद ही समझिएगा कि फादर फार्मर हैं तो मतलब अगर किसान है तो एक हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है कि 1.5 लाख फीस हो जाती है, फिर पर मंथ का 15-20 हज़ार खर्च आता है और 1 साल हो गया तो ठीक दूसरे साल फिर से वही चीज़ हो रही है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था। मतलब उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था फैमिली बैकग्राउंड, तो डिफ़िकल्ट था थोड़ा-सा। और अनूप उनको मोहम्मद को ये पता था कि वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इसको लेकर कुछ बातचीत होती थी? मैम एक्चुअली पढ़ाई ऐसी बिगड़ी हुई थी ना उसका सिलेबस काफ़ी छूट गया था और आपको मतलब ऐसा है कि सिलेबस एक बार अगर छूट जाता है तो फिर रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर बैकलॉग लग गया तो फिर क्लियर हो नहीं पाता वो, बढ़ता ही जाता है। तो उसको लगने लगा था कि कहीं न कहीं नहीं हो पाएगा इतना, तो इसी चक्कर में उसको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जी, ही चल रहा था तो फिर। ये जब अनूप मोहम्मद को ये लगना शुरू हो गया कि उनसे नहीं हो पाएगा, तो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स ने आपस में कभी कोई बातचीत की कि भाई इस बच्चे से संभव नहीं है, इनके एग्ज़ाम पास में है, बीमार होने की वजह से समय नहीं मिला, तो आप प्लीज़ इन्हें ले जाइए। टीचर्स ने पेरेंट्स को कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन हुआ कभी? नहीं, टीचर्स से तो कोई बात नहीं, पेरेंट को पता था, पेरेंट्स से बोला भी गया था और पेरेंट भी ये चीज़ समझ रहे थे कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, रहने दो। जो भी होगा ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन फैमिली की कंडीशन जो थी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए थोड़ा ज़्यादा ही मतलब टेंशन में था कि इतना पैसा लग चुका है घरवालों को, घरवाले कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन खुद ही वो उतना सोचता था, कि इतना पैसा लग जी। रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? जी, ये चीज़ें थी। भीमराज जी, जितेंद्र जी, आप पेशेंस के लिए बनाए रखिएगा प्लीज़ बिकॉज़ हम इन पेरेंट्स को और इन लोगों को सुनेंगे, तभी इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उस पर जा सकते हैं। अनूप जी, अब मुझे ये बताइए आप कि आपके एक दोस्त को खोने के बाद, जब आप कोटा से प्रयागराज पहुँचे हैं, अभी तो आप छुट्टियों में गए हैं शायद अ, आपको क्या लगता है कि कोटा में ये जो बच्चे सुसाइड इतने कर रहे हैं, आप ही की उम्र के आपके दोस्त, इसे कैसे रोका जा सकता है? क्या किया जाना चाहिए? मैम एक्चुअली पहले तो एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कोटा भेजना मतलब ये नहीं है कि आपने भेज दिया तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बन गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है फैमिली की एक्सपेक्टेशन जो होती है। फैमिली वाले ज़्यादा सोच लेते हैं कि नहीं अब गया है तो बन के ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जितने बच्चे वहाँ पे उतनी टोटल सीट ही नहीं है, कैसे सबका हो पाएगा? तो पहले तो घर वालों को थोड़ा बोलना चाहिए कि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तब भी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो हैं। घर वालों को करना चाहिए, ये तो घर वालों को करना चाहिए निश्चित रूप से।
इस कार्यक्रम को जितने पेरेंट्स, परिवार के लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, न्यूज़ 24 के मंच से हमारी अपील है सबसे कि हर बच्चा कोटा जाकर पास होगा ये ज़रूरी नहीं है। हर बच्चा कोटा जाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को इतना तनाव मत दीजिए। लेकिन अनूप, ये तो बात हुई कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव। अब कोटा में आप लोग रहे, कोटा में आप लोगों ने कोटा के माहौल को देखा, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को देखा, वहां पर किस तरह के सुधार की जरूरत है? मैम एक्चुअली कोटा में क्या है, मार्केट बन चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बच्चों से कोई मतलब नहीं, बस एक मार्केट बन चुकी है। आप आइए, फीस जमा करवाइए, बस हो गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ज्यादा किसी कोई मतलब रहता नहीं वहाँ पे। ये चीजें मैम वहाँ पे बस मार्केट ही चल रही है। तो है कि अगर जो कर लेगा वो कर लिया, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता किसी को। आप एक बार फीस जमा करवा दीजिए, फिर आप क्लास जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप कैसा चल रहा है, ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं इस चीज का। जी, विजय पाल सिगवाल हमारे साथ जुड़े हैं और विजय पाल जी के बेटे सुमित ने आज से सिर्फ 4 दिन 5 दिन पहले 28 अप्रैल को कोटा में अपनी जान दे दी। विजय पाल जी सुमित के पापा रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय पाल जी, आपने अपने बेटे, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने कम समय, आप बाकी सभी लोग प्लीज अपना ऑडियो बंद कर दीजिए ताकि हम विजय पाल जी को सुन सकें। विजय पाल जी, नमस्कार जी सभी को। नमस्ते मैं विजय जी। सुमित का चाचा बोल रहा हूँ, सुरेंद्र पांचाल। अच्छा, सुरेंद्र और पांचाल। जी, ठीक है जी। ये हमारा बच्चा पढ़ाई में भी बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। और वो तो अभी टॉप 10 में आने की बात करता था। लेकिन वहां पर जो माहौल क्रिएट हुआ, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि बिना एफएसएल की टीम के आने के बिना पीजी वालों ने और पुलिस प्रशासन ने कैसे उसको उतारा, जबकि ना तो हमारे से बात की कि एफएसएल की टीम नहीं आई है और हम इसका शव उतार रहे हैं पंखे से। तो ये पुलिस की और पीजी की मिली भगत है। और वहां पे जो जैसे अंदर से चिटकनी अर्ली, जिसको बोल सकते हैं अर्ली बंद थी, तो वो उसके पीछे जो दीवार में जो गई हुई थी, दीवार के होल का जो मसाला टूटना चाहिए था, अगर उन्होंने दरवाजे को बाहर से पीटा है, चाहे उसे लात मारी है चाहे कोई और चीज मारी है, तो उसका मसाला टूटना चाहिए था, वो मसाला नहीं टूटा हुआ। वहाँ पूरा मामला जो है ना संदेहपूर्ण है। और इस साल में 9 बच्चे इस तरह से जो है ना दम तोड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है समझ से बाहर है। और इसके अलावा जो पीजी वाले का जो रुख था, वहां कम से कम हम 2 घंटे रहे, उसने ना तो किसी को सांत्वना दी और यहाँ तक पानी तक भी उसने नहीं पूछा। तो इस तरह के लोग वहां पर पीजी खोले हुए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं। तो प्रशासन वहां क्या सो रहा है, प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। इस तरह कैसे जो है ना बच्चों की हत्या वहां पर होती रहेगी, ये प्रशासन के ऊपर मेरा आरोप है। सुरेंद्र पांचाल जी, अगर विजय पाल जी भी आपके पास हैं, जो सुमित के पापा हैं, तो आप उनको भी अपने पास बैठा लीजिए फ्रेम में, आपके पास कुर्सी पर, अगर आपके लिए संभव है विजय पाल तो उन्हें भी अपने साथ बैठाइए। विजय पाल जी, आप कैमरा को इस तरह से कर लीजिए कि हम आप दोनों को देख पाए। विजय पाल जी, आपने कहा कि प्रशासन की बहुत गलती है, प्रशासन को क्या करना चाहिए? कोटा में ये सुसाइड की जो केसेस बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे को कैसे बचाया जा सकता था? उसमें प्रशासन की क्या भूमिका होती है? जी, वो उसमें जैसे वो बता रहे हैं, उसमें हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाया और बच्चे ने मना कर दिया। नहीं, आप जब बोल रहे हैं तो कैमरा में आप जरूर दिखने चाहिए विजय, सुरेंद्र जी। हाँ जी, आप नहीं नजर आ रहे हैं अभी। आप चाय 5 मिनट रुक के पी लीजिएगा सुरेंद्र जी, प्लीज। हाँ जी, दिखाई हाँ दी। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। वो कह रहे थे जी हैंगिंग डिवाइस लगा रहे हैं कमरे में और सुमित ने मना कर दिया। सेफ्टी डिवाइस जो पंखे में लगता है, वो बात हमारे को नहीं बताई। वो उनको तो एक तो हमारे को बतानी चाहिए ना जी।
पीजी के स्तर पे ये गलती है कि अगर हाँ जी। ऐसा होता तो शायद सुमित को बचाया जा सकता था, ठीक है। जी। और प्रशासन की क्या गलती है? वो जी उसने बिना एफएसएल टीम के उन सुमित की जो बॉडी उतारी है, बिना कोई निशान नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, तो एफएसएल टीम तो बुलानी चाहिए थी ना उनको। जी, 2 बातें हुई कि पुलिस को डेड बॉडी पोस्टमार्टम हुआ, जी पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम में क्या आया रिपोर्ट में? हमारे को नहीं दी गई अभी थी रिपोर्ट नहीं मिली है जी हमें। आपको अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। तो जी। आपने कहा कि हमें शक है। आपको किस पर शक है विजयपाल जी और सुरेंद्र पांचाल जी? हमारे हमारे को तो पीजी वालों पे ही शक है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि सुमित ने मना कर दिया, फिर सुमित ने वहां अमेजोन से रस्सी मंगाई बता रहे हैं, उसकी अभी डिटेल फोन से पता चलेगी उसी ने मंगाई या किसने मंगाई, वो अभी जांच का विषय है। और जिस तरह से मतलब जो अर्ली अंदर से बंद थी वो किस तरह से खुली, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने दरवाजा तोड़ा और पीजी वाले कह रहे कितने हैं समय हमने से दरवाजा तोड़ा। सुरेंद्र जी, पांचाल जी कितने समय से उस पीजी में रह रहे थे सुमित? जुलाई में गया था। जुलाई से अभी लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए आपके मुताबिक। 9 या 10 महीने हो गए ना। 9 या 10 महीने, हाँ बिल्कुल, जुलाई से लेकर अब तक ये 4 महीने इस साल के भी। तो ऐसे में इस पूरे 9-10 महीने में आपको कभी महसूस हुआ कि पीजी में आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है? नहीं, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ जी, लेकिन अब 3-4 दिन से पहले बात की थी, 3-4 पहले बिल्कुल ठीक था सुमित। मैंने उसको ये भी कहा मैं बेटा 28 या 29 तारीख को लेने आऊंगा, लेकिन 28 तारीख को मैंने सुबह फोन किया तो उसने नहीं उठाया। हम्म, फिर मैं समझा भाई क्लास में गया है वो। फिर मैंने शाम को मिला तो शाम को भी कई बार ट्राई किया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने जी। हॉस्टल वाले के पास फोन किया। हम्म, मैं बोला माँ अभी सुमित कहाँ है? बोला ऊपर कमरे में है, माँ बात करवाओ मेरी। हम्म, तो उसने फोन काट के ऊपर गया वो, फिर दोबारा मिलाया, फिर उसने कहा अभी अंदर है खुलवा रहा हूँ दरवाजा। उसने आवाज दी सुमित सुमित, फिर काट दिया। फिर तीसरी बार फोन मिलाया जब उसने कहा भाई सुमित तो क्या बताऊं सर लटका हुआ है। हम्म, 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 ओके। मैडम इसमें सुरेंद्र ये है पांचाल, कि जी, इसमें बोलिए। ये है कि एक तरफ तो पीजी वाले कह रहे हैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने से पहले कि सुमित लटका हुआ है और हमने दरवाजा तोड़ा है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, ये बात भी उसने कही थी पहले। तो और पुलिस कह रही है कि दरवाजा हमने तोड़ा है। तो पुलिस किस ब्याह पे कह रही है कि पुलिस ने आके दरवाजा तोड़ा है? पुलिस वहां की झूठ बोल रही है, ऐसा क्यों है? जी, जी, पुलिस और पीजी के जो मालिक हैं वो दोनों ही इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये समझना है सुरेंद्र पांचाल जी और विजय जी कि उन दोनों का ही इंटरेस्ट आपके बच्चे का नुकसान करने में क्या है। जी, देखिए ये ऐसा भी हो सकता है मैडम कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहां पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी हाईलाइट के लिए वहां पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो एक गहन जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वहां पर हो रहा है 361 बच्चे सुनने में आ रहा है अभी तक वहां इस तरह की का इंसिडेंट कर चुके, तो प्रशासन वहां पर क्यों नहीं जाग रहा, सरकार वहां की क्यों चुप है, क्यों खामोश है, ऐसे इंस्टीट्यूट पर और ऐसे पीजीओ पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? ये जी, प्रशासन का काम है और हमारा आवाज उठाने का काम है। जी, बिल्कुल उठाना चाहिए, आपको जरूर उठाएं, लेकिन उससे पहले ये भी समझें कि क्या बच्चे ने आपको कोई संकेत दिया था कि वो डिप्रेस है, उससे हो नहीं पाएगा? कितने परसेंट 10th और 12th में है? बस ये सवाल का जवाब लूंगी, उसके बाद भीमराज जी आपके पास, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा और हितेंद्र जी आपके पास आ रहे। 10 और 12 बताइए में नंबर सुरेंद्र टेंथ में पांचाल जी, कितने परसेंट 10th में नंबर थे? 10th में 97% थे मैम, और 12th में 87%। 97%। हाँ जी। 12th और में अभी पीछे एग्जाम 87%। भी दिया, ठीक है, नीट का ठीक एग्जाम है। दिया था उसने। विदाउट तैयारी के हम्म, 537। 523 नंबर आए थे उसके पिछले एग्जाम में। जी,
जी, तो हमें ये तो नहीं आपके पास लगता मैं जी, आती इतना हूँ कमजोर वापस। भी नहीं था बच्चा। सरकार को क्या करना चाहिए? आपका बच्चा कमज़ोर नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बच्चे ने वो कदम क्यों उठाया जो बहुत बड़ी कमज़ोरी का हमें संकेत देता है, लेकिन उसके नहीं, लिए हमें नहीं बहुत लगता साहस मैम बच्चे जुटाना ने ये पड़ता किया। है। बच्चे ने ये नहीं किया, लेकिन जी लेकिन पीजी संचालक और पुलिस प्रशासन की क्या दिलचस्पी है कि रोहतक देख के सुमित का किसी तरह का कोई नुकसान करे। इसलिए मैम, आपकी देखो बात का, आपके दर्द अगर का कोई सम्मान अगर कोई करते हैं। बच्चा डिस्परेशन में जाता है तो उसके हाव भाव से पता चलता है। अगर वो डिस्परेशन में था हुँ, तो 2 3 4 दिन से हॉस्टल वाले वहीं थे, पीजी वालों को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। और जो कॉलेज है, जो एलन है, एलन वालों को भी हमें बताना चाहिए था कि बच्चा अब स्टेज में है, आप इसको आके संभालें। लेकिन हमारे को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जी, नहीं दी गई। और मैडम उसी जी, दिन सेम डे सुबह 8 बजे से सुमित के दादाजी उसे फोन कर रहे थे। 4 5 बार शाम तक फोन किया गया वहां के कुक को, और वो बार बार कहता गया राके थोड़ी देर में कराता हूँ, थोड़ी देर में कराता हूँ। रात को 9 बजे के समथिंग जब लास्ट में उसने ये कहा कि आपका पोता तो 4 बजे डेड हो चुका है, उसने फांसी खा ली है। तो ऐसा क्यों हुआ कि सुबह से शाम तक जब कुक के पास फोन किया जा रहा था, उनके पास वहां के वार्डन का नंबर नहीं था, और कुक वहीं था और उसने बात नहीं कराई। तो कहीं ना कहीं मामला तो सेंसिटिव हुँ, है जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे पीजी संचालकों के साथ क्या किया जाना चाहिए भीमराज जाखड़ जी? मैडम पहले तो मैं ये सुमित और मोहम्मद जैद को मैं मेरे और मेरी पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति जरूर दे। इनको जो बैठे हैं परिजन, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि भगवान उनको शक्ति प्रदान करें कि उन्होंने अपना लाल खो दिया। बात करता हूँ मैडम मुद्दे की, तो ये मैडम एक मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी तो हर साल 2023 में 25 बच्चों ने की, 2022 में 15 बच्चों ने की, 2019 में 28 बच्चों ने की। ये आंकड़ा हर साल होता जा रहा है। एक्चुअली इसके पीछे के कारणों पे कभी कोई भी सरकार रही हो, हालांकि मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा या बात करूंगा मैं एक इंसानियत की। आखिर सरकारों ने, कोई भी सरकार है, उसने ये दर्द रिसर्च क्यों नहीं किया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्या साइप्रस मिस्त्री टाटा का एक एमडी मरता है तब सरकार को होश आ जाता है कि कार में पीछे वाली सीट पे बैठने वाले को बेल्ट लगाना चाहिए? तो सरकार को ये होश नहीं आता कि वो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो आखिर इन पे भी रिसर्च होनी चाहिए। ये सरकारों की गलती है। और इन सरकारों ने क्या कर रखा है मैडम, एक पूंजीवादी दौर कायम हो रखा है। आप जाइए कोई भी सरकारी स्कूल का हॉस्टल देख लीजिए, कोई सरकारी स्कूल की स्कूल देख लीजिए, वहां आपको ग्राउंड भी मिलेगा, कमरों का भी साइज मिलेगा, उनकी एक मापदंड मिलेगा आपको कि ऐसे तो हॉस्टल होगा, ऐसे हॉस्टल के आगे बरामदा मिलेगा, ऐसे खेलने की जगह मिलेगी, ऐसे आपको बैठने की जगह मिलेगी। वहां ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये कोचिंग संस्थान और हॉस्टल नहीं है, ये दुकानें बन गई है मैडम। इनको खाली अपने अपने लाभ से मतलब है। इनको इनको ये नहीं है कि 3 इडियट फिल्म आई थी, बोले आप पीछे मत भागिए, आप काबिल बनिए तो आपके पीछे जनता आएगी। ये काबिल नहीं बनाते, ये सिर्फ और सिर्फ एक किताबी कीड़े बनाने की तरफ ध्यान चल रहा है, उनको काबिल बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा एक महंगाई भी है। आज मैं मुझे ये सुरेंद्र पांचाल जी दिख रहे हैं, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पक्का होगा ये किसान परिवार से है। अभी मैं एक रिपोर्ट ये पढ़ रहा था कि अभी वैसे इस अनूप भाई ने बताया, वैसे इसके अंदर क्या है, साल का जो खर्चा आता है वो 2.5 लाख रुपए आता है। और जो गांव 80% आबादी गांव में रहती है, वो या तो खेती करते होंगे या मजदूरी करते होंगे या छोटा मोटा व्यापार करते हैं। उनके लिए मैडम यदि एक बच्चे को पढ़ाना है तो इस महंगाई के दौर में घर का खर्चा चलाने के बाद 2.5 लाख रुपए बड़ा मुश्किल काम है, तो इजी काम नहीं है। और यदि उसके अंदर 19 वो बच्चे पे भी प्रेशर होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से मेरी मांग है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक फीस की गाइडलाइन तैयार कीजिए। आज के दिन में मैडम 2 बड़े बड़े तस्कर बने हुए हैं, इनको तस्करी कहूंगा मैं, एजुकेशन एंड मेडिकल। आप सरकारी हॉस्पिटलों प्राइवेट अस्पतालों का देख लीजिए, जयपुर के अंदर अभी चल रहा है, आप किडनी ट्रांसप्लांट वाला कांड पड़ रही है, और कोटा के अंदर आज पढ़ रहे हैं अपने
कि बच्चों की सुसाइड मामला। मैं तो चाहता हूं सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, विद इन डेज एक्शन हो। आखिर अपने को एक गाइडलाइन हो कि आप इतने की फीस लेंगे, ये इतना खर्चा होगा। आप मैं सैनिक स्कूल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर आप बच्चे की फीस जमा कराने जो आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उसके हिसाब से फीस जमा की जाती है। जिनकी कम आय उनकी कम लगेगी, ज्यादा आय ज्यादा लगेगी। तो सरकार को इसके अंदर ये करना चाहिए कि आप हॉस्टल के अंदर इतने तो बच्चे रखेंगे, और बच्चों के जो रूम होंगे और हॉस्टल की बिल्डिंग होगी उसकी गाइडलाइन नहीं है मैडम, सबसे बड़ा ये है। और उनके अंदर ठूसते जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह बच्चे को। अभी मैं पढ़ रहा था कि उसके अंदर करीबन साल के 2.5 लाख छात्र आते हैं, और 10 और जो शायद 3,000 हॉस्टल हैं इसके करीब है, और 25,000 के करीब पीजी हैं। तो मैडम उनमें ठूस से जा रहे हैं। जो हॉस्टल वातावरण अपने स्टडी करेंगे, तो आप चाहे ऑनलाइन स्टडी कर लीजिए, आप सरकारी हॉस्टल जाइए चाहे कोई सा हॉस्टल, उसकी बिल्डिंग देखिए, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसकी पढ़ लीजिए, जोधपुर यूनिवर्सिटी है उसके हॉस्टलों की देख लीजिए, एक इसका हॉस्टल देख लीजिए, इसमें आपको रात दिन का था। तो एक वातावरण का बड़ा बड़ा, और जो बेरोजगारी है वो भी एक बड़ा कारण है। और एक इसके अंदर क्या है, जो जेईई का एग्जाम है वो पूरी दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है। उसके अंदर एक समस्या और है कि वो दो ही चांस मिलते हैं बच्चे को, तो वो दिक्कत सबसे बड़ी होती है। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो सामाजिक बुद्धिजीवी हैं और जो सरकार है और जुडिशरी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकारें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो जिन बच्चों की जान गई है, कोई ऐसा बच्चा मैंने पढ़ने को नहीं मिला कि जिसके फादर अरबपति थे और उसके बच्चे ने वहां जान दे दी, नहीं देगा। सिर्फ किसान मजदूर के बच्चे वहां सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाप ने पसीना बहा और मजदूरी करके मेरे को यहाँ भेजा, और आज मैं इस कंपटीशन में पास नहीं होना चाह रहा हूँ। और मैडम मैं तो जुडिशरी से भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जो यदि सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई हो, यदि उनको दर्द होता तो आप बताइए कि जब साइप्रस मिस्त्री वाले में कार के पीछे सीट बेल्ट का फैसला आ जाता है, तो कोटा में स्टूडेंटों के बारे में क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको सिर्फ पूंजीवादी दौर पैसा दिखता है, उनको स्टूडेंट की चिंता नहीं है, पैसा दिखता है। और आज के दिन में कहते हैं कि मैंने अभी एक कहावत पढ़ी थी कि आदमी का सांसें रुक जाने से आदमी नहीं मरता है, आदमी जब मरता है जब जमीर मर जाता है। कोचिंग स्टूडेंटों वाला, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का और हॉस्टल वालों का जमीर मर गया है, और तब ये बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं वो अपनी जान खो रहे हैं, और माँ बाप है वो अपना लाल खो रहे हैं। मैं इतना ही कहना जी जी। हितेंद्र शर्मा जी, गाइडलाइन पीजीज के लिए बननी चाहिए, आप भीमराज जाखड़ जी की इस बात से सहमत हैं? अब बननी चाहिए और बन जाए, उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। 5 साल भीमराज जी की सरकार रही है, अब आपकी सरकार की बारी है। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कहे बिना ये गाइडलाइंस पीजीज के लिए कितने समय में बन जानी चाहिए आपकी सरकार के द्वारा? और आप क्या यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो देश भर के बच्चों के पेरेंट्स उन्हें यहाँ भेजने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी सरकार जल्दी से जल्दी पीजीज के लिए गाइडलाइन बनाएगी? मैं भीमराज जी की अधिकतम बातों से सहमत हूं इस विषय पे लेके। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक बहुत ही दुखद सामाजिक विषय है कि जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे कोटा में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, कोटा ही नहीं, जहां भी इस तरह के संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, जहां बहुतायत में स्टूडेंट आते हैं, कॉलेज हैं, उन सब जगहों पे उन बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिले पारिवारिक रूप से, जिससे वो वहां पे रहकर एक पारिवारिक वातावरण में पढ़ाई कर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसमें कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी बच्चों पे अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। बच्चे के ऊपर जब अधिक दबाव बनता है, आज का जो सामाजिक परिवेश बन गया वो भौतिकवाद का परिवेश बन गया, फलाने के बच्चे का सिलेक्शन हो गया और मेरे का नहीं हुआ, तो अपन बच्चों को इस तरह से दबाव में ले लेते हैं। ये भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक ही योग्यता का नहीं होता, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। सब बच्चों की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के अनुसार उनको उनकी स्वैच्छिक रूप से पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने कुछ इन विषयों पे कोटा के लोकल प्रशासन ने काम किया है। मैं क्योंकि एक लोकल कोटा का व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, क्योंकि ये कोटा का विषय है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अधिकतम पीजी वाले एक ऐसा वातावरण का निर्माण करते हैं कि बच्चे को घर जैसा वातावरण यहाँ मिल सके हमारे कोटा में।
फिर भी अगर कहीं कोई घटना हो रही है, कोई दुखद घटना हो रही है, तो वो सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं कोटा के। हम लोग उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने भी कई चीजों पे प्रयास किए हैं, जैसे दरवाजे पे दस्तक नाम से एक अभियान यहाँ पे पुलिस और लोकल प्रशासन ने चलाया है, जिसमें वार्डन्स हैं, जिसमें मेस हैं, जिसमें उनकी टिफिन सेंटर है, उन सबको इससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लंबा। यहाँ पे लाखों बच्चे आते हैं, हजारों पीजी और हॉस्टल्स यहाँ चल रहे हैं, सैकड़ों हजारों मेस यहाँ पे चल रही है, छोटे कई ठेले दुकानें इस तरह की चल रही है। तो सबको जोड़ने में और सबको इस तरह की चीजों में जोड़ने में प्रयास किया जा रहा है। मेस, टिफिन, अगर बच्चा 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक भोजन नहीं कर रहा है, अनुपस्थित है, तो अधिकतम जगहों पे ये व्यवस्था की गई है कि उनके परिवार वालों को सूचित किया जाए। बच्चों की काउंसलिंग के लिए कोचिंग्स ने भी यहाँ पे पर्सनल डॉक्टर रखे हैं। टाइम टाइम पे इवेंट भी कोटा में होते हैं, जिनसे बच्चों का स्ट्रेस रिलीज हो। सरकार ने भी 16 वर्ष से कम बच्चों को कोचिंग, प्रोफेशनल कोचिंग में आने पे रोक लगाई है। कई तरह की कोशिशें हुई है, मगर ये एक बड़ी सामाजिक कुरीति है और सामाजिक बुराई है। इसको पूरे समाज को मिलकर दलगत राजनीति से, मैं भीमराज जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये राजनीतिक विषय नहीं है। सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, एक भी बच्चे की अगर जान जाती है तो जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। सब लोगों को मिलकर इस समस्या पे काम करना चाहिए। सरकार अपना काम करेगी, हैंगिंग डिवाइस लगाने का काम चल रहा है, जो भी चीजें हो सकती है सरकारी स्तर पे, मगर सरकार नहीं कर सकती सब कुछ। इसमें ये मैं आप लोगों को बहुत खुले मन से कहना चाहूंगा, इसमें हम सब लोगों को, बच्चों के परिवारजन है, सामाजिक वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा कि बच्चों में मानसिक दृढ़ता है और कम से कम इस तरह की चीजों पे बच्चों पे दबाव ना बने। जी, जिस तरह की जितेंद्र बातें शर्मा यहाँ जी, पर अगर सरकार सब कुछ नहीं कर दे सकती तो इस्तीफा दे दे सरकार। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जवाब देगी। जब एक मैं गाड़ी ये में नहीं कह ऐसे रहा कि फीचर कुछ होते नहीं कर हैं, सकती सरकार। नहीं आपने कहा है कि सरकार और समाज सरकार को सब कुछ मिलकर नहीं इस कर पे काम सकती। करना पड़ेगा पांचाल साहब। एक गाड़ी में ऐसे सरकार को, फीचर होते समाज हैं कि को, अगर हम वो सब बैक ये होते हैं समाज तो के उसके हिस्सा सेंसर है। ड्राइवर को बताते हैं। क्या पीजी में ऐसे सेंसर नहीं हो जाने चाहिए? जब इतने बड़े स्तर पर वहां बच्चे हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार का नहीं है? क्यों उन कॉलेजों की सीट की संख्या क्यों नहीं निर्धारित हो रही? क्यों वहां पे लाखों बच्चे ठूसे जा रहे हैं? क्यों एलएन जैसे इंस्टीट्यूट देश में जगह जगह इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते, क्यों नहीं कर रहे? एक ही जगह क्यों बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा है? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, आप इससे भाग नहीं सकते। जी जी पांचाल साहब, मैं आपका दर्द समझता हूँ। आप एलएन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, व्यापारिक संस्थान के रूप में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है। सारे देश में कर रहे हैं, कोटा में नहीं कर रहे हैं, सारे देश में कर रहे हैं। एलएन के कई जगहों पे पूरे देश भर में मेरे हिसाब से कम 30-40 सेंटर होंगे, मगर कोटा में इस तरह का वातावरण छात्रों को मिलता है, इसलिए कोटा में अधिक छात्र आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। ये एक सामाजिक समस्या है, समाज में से ही सरकार का निर्माण होता है। सरकार को आप और हम सामाजिक रूप से ही चुनते हैं। इस बात को हितेंद्र शर्मा जी की इस बात को सकारात्मक रूप में जरूर समझना चाहिए सुरेंद्र पांचाल जी, कि हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं इस समस्या के, और इसके समाधान में भी हम सबको साथ होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले, या सरकार इसमें सतर्कता, सजगता और प्राथमिकता नहीं दिखाए। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार प्राथमिकता में कैसे इस मुद्दे को ले। जी भीमराज जी आप बोलिए, उसके बाद मुनेश जी आपके पास आ गए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इसके अंदर एक चीज और जोड़ सकते हैं कि आप विश्व की यूनिवर्सिटियों का अध्ययन करें, जैसे मैरीलैंड है, ऑक्सफोर्ड है, और जर्मनी में, अभी जर्मनी की पढ़ रहा था, वहाँ 80% यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री एजुकेशन है। तो ये जो महंगाई के दौर में जो यूनिवर्सिटियां ज्यादा से ज्यादा खोली जाएगी, उसमें वर्ल्ड क्लास की टॉप यूनिवर्सिटी। अब दुर्भाग्य अपना देश का देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि 18 से 25 साल के बच्चे, जिसमें से 28% बच्चे कॉलेज पार कर पा रहे हैं। पांचाल साहब, मैं मुझे जहां तक विश्वास है आप गाँव में रहते होंगे, तो आप गांव में ये ध्यान रखिए कि कितने बच्चे कॉलेज पार कर रहे हैं। दूसरी चीज और बताऊं कि विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी है, मीना जी मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया कि टॉप 300 में अपनी एक आ रही है, और जबकि आबादी के अंदर अपने 1 नंबर पे विश्व के अंदर।
यदि यहाँ विश्व की 100 यूनिवर्सिटी टॉप में हो और एजुकेशन, आप जेएनयू की फीस का आंकलन कर लीजिए, बीएचयू का कर लीजिए, एमयू का कर लीजिए, कितनी फीस है वहाँ, फीस नाम मात्र की है। और पहले तो ये आंकड़ा चलता था कि ज्यादातर आईएएस और आईपीएस जेएनयू यूनिवर्सिटी से निकल के आते थे, तो वहाँ गरीब आदमी भी पढ़ सकता था। आज एलन के अंदर भेजने के लिए 2.5 लाख रुपए पहले जेब में रखने पड़ेंगे, आने जाने का किराया अलग है। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये पूंजीवादी व्यवस्था है और एजुकेशन का दायरा सरकारों को, सरकार हाईवे बना रही है, भारतमाला प्रोजेक्ट अच्छा बना है, पर मैं तो इतनी कहना चाहता हूँ कि हर भारतमाला बनी है विश्व के अंदर 20 बनी है तो 20 बड़ी होती और एक सेकंड उन्हें फ्री एजुकेशन होती तो आज किसी को सुरेंद्र पांचाल को और अनूप जोशी को न्यूज 24 पे डिबेट नहीं करनी पड़ती। जाखड़ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो भी बच्चे जितने इंस्टीट्यूट हो रहे हैं ये बिल्कुल गरीब परिवारों के बच्चे हैं। उनको ये सोचना पड़ता है कि मेरे बाप ने जमीन बेच के मुझे पैसे देके यहाँ भेजा है, हमारे फैमिली ने किस तरह स्ट्रगल करके हमें यहाँ तक पढ़ाया, उन्हें सोचना पड़ता है। और लेकिन ये जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है ये नतीजा सारा इसी का है। और जो वहाँ का प्रशासन है वो हर केस को सुसाइड बना देता है। ये भी एक सोचने का विषय। हमारे केस में बिल्कुल भी ये सुसाइड हमें लगता नहीं है कि दरवाजा अगर बाहर से जब धकाया जाता है तो उसका मसाला टूटना चाहिए या अगली टूटनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और पीजी और प्रशासन दोनों ये कह रहे हैं कि हमने दरवाजा तोड़ा है, हमने दरवाजा तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं संदेह है, प्रशासन भ्रष्ट है, प्रशासन की जेबें गर्म कर दी जाती है पीजी वालों द्वारा, कॉलेज वालों द्वारा, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। मैडम एक सेकंड सवाल ये है, सवाल ये भी है, 1 मिनट पूरी कर दूं। कल मजदूर दिवस निकला है और मजदूर दिवस वो दिवस है जिसने पूंजीपति और सरकारों का तख्ता पलट किया था। आज मैं इस बात को मेरे को नोट कर लेना, सभी लोगों से कहूंगा कि याद रखना इस बात को, इन पूंजीपति को आखिर गरीब मजदूर ही इसको ढाएंगे, इसका तख्ता पलटोगा। ये पूंजीवादी है, या तो देश छोड़ के भागेंगे और या इनकी ये तानाशाही खत्म। जी, सवाल ये है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि सुरेंद्र पांचाल हो चाहे अनूप चौरसिया हो, यहाँ पर जिन लोगों को इन्होंने, जिन बच्चों को खोया है इन परिवार के लोगों ने, उनका जो कष्ट है वो कोई पाट नहीं सकता है। उस कष्ट की कोई मतलब इंतहा नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है। वो जितना कष्ट है उसे इस परिवार को ही जिंदगी भर भुगतना है। लेकिन यहाँ पर जैसे भीमराज जी कह रहे हैं, जैसे हितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, और आज हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी सुरेंद्र पांचाल जी की और अनूप की जो एक दोस्त के प्रति और एक बेटे के प्रति जो जवाबदेही है और उनके प्रति जो स्नेह है और उनसे जितनी खुलापन होना चाहिए वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ तनाव नहीं हो, जहाँ बच्चा खुली हवा में सांस ले सके, ऐसा माहौल कम से कम क्रिएट करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार उस कोटा से इतना बड़ा आर्थिक एक बहुत सेक्टर बना हुआ है, चाहे वो जिसे अलग अलग भाषा में माफिया कहें, चाहे वो मतलब किसी भी भाषा में उसका इस्तेमाल करें, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी, सबसे पहले तो मेरे उन दोनों बच्चों को नमन जिनके माँ बाप और भाई दोस्त यहाँ बैठे हैं। दूसरा, मीना जी आपको साधुवाद जी, ये मेरा विषय मेरे दिल के करीब का विषय है। मैंने आपको पहले भी कहा था इस पे लगातार आप इस पे सीरीज चलाइए। मीना जी, ये माफिया जो पनप गया है ना, गुलाब चंद कटारिया रोए थे विधानसभा के अंदर जब ये जिस तरह से पेपर लीक आउट हुए थे तब। मीना जी, ये बहुत बड़ा दर्द है इस देश का। गरीब लोगों का, जो जमीन के लोग हैं, जो अपनी जमीनें बेच के यहाँ आते हैं, उनका दर्द आज पूछिए। अगर हम उस जगह खड़े होते तो आज हमारे दिल पे कितने नासूर चल रहे होते। बच्चा जाना कोई आसान नहीं है। बच्चा जिसका खोता है ना, उसकी आत्मा जिंदगी भर रोती है। और इन जो माफिया बन गए हैं, ये इंस्टीट्यूट माफिया, इनको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। आप एजुकेशन उनके शहर में क्यों नहीं दे सकते? ये लोग क्या करते हैं मीना जी, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। ये इतना स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं पेपर का कि बच्चा साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाता है, ताकि बच्चा वहां जो कंपटीशन में एग्जाम आने वाला है उसको कॉप अप करने के लिए उसका 10 गुना आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, वो अपने आप कब करेगा।
और जब 2.5 लाख बच्चों को लगातार आप प्रेशर में रखोगे तो साइकोलॉजिकल प्रेशर उसको तोड़ देगा। हर आदमी उतना बलवान नहीं है साइकोलॉजिकली कि हर उस प्रेशर को कॉप अप कर जाए। मीना जी, मैंने जो 3 इडियट वाले फिल्म की बात की, वांचुक की बात, मैंने वांचुक से भी बात की है। वो उदयपुर में आए थे, उन्हें कहा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए बच्चा कैपेबल बने, अर्निंग तो उसकी आ ही जाएगी, वो किसी भी तरह से कर लेगा, मगर ये है कि उसको इतना प्रेशराइज नहीं किया जाए। प्रेशर सबसे खराब चीज है तोड़ने के लिए। आप माँ बाप को दोष दे रहे हैं, माँ बाप का दोष नहीं है, दोष इंस्टीट्यूट का जो इतने ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मीना जी, कभी आपने सुना, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको। पटना में एक इंस्टीट्यूट चलाता है एक आदमी, वो भी IITian है, जिसने सिर्फ टॉप 30 चला रखे हैं। आपने देखी होगी वो पिक्चर टॉप 30 वाली। उसके यहाँ से सिर्फ 30 बच्चे होते हैं, वो भी कौन से बच्चे होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले, साइकिल रिक्शा वाले के बच्चे, कई अनाथ पड़े हुए बच्चे, उनको वो लाता है, पढ़ाता है और उनको कॉप अप कराकर टॉप 30 में लाता है। कभी वहां सुसाइड सुना आपने? कभी वहां सुसाइड सुना आपने? वहां क्यों नहीं सुसाइड हो रहा? क्या प्रेशर वहां नहीं है? ये जो इंस्टीट्यूट है कोटा और इस तरह के इंस्टीट्यूट, ये मीना जी मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बम है, साइकोलॉजिकल प्रेशर के बम है। ये इतना प्रेशर डालते हैं उस बच्चे के ऊपर कि वो साइकोलॉजिकल। मैं एक उदाहरण और बता दूं मीना जी आपको, लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर एक लड़की ने सुसाइड किया था, और वो किस लिए सुसाइड किया था मालूम है आपको? कि उसने हड़बड़ाहट के अंदर लिस्ट देखी 12th के रिजल्ट की, उसको अपना नंबर नहीं दिखा, वो टॉप की लिस्ट देखना बोल गई फर्स्ट 10 के अंदर की, और नीचे की लिस्ट देखती गई, उसका नाम नहीं था, जाके सुसाइड कर लिया। जब बाद में पता लगा वो तो टॉप 10 के अंदर थी। तो कौन ये कह सकता है कि कल जो एग्जाम होगा उसमें वो बच्चा पास नहीं हो सकता? बच्चे को क्यों इतना प्रेशर दिया जाता है? मीना जी लेट मी कंप्लीट। इनके यहाँ पे 150 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, क्या कोई टीचर 150 बच्चे का नाम याद रख सकता है? इनके बिल्डिंगें देखिए आप जाके, आधा तो आप साइकोलॉजिकली वैसे ही डर जाएंगे। उस साइकोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर होता है और जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर पीजीज में है, क्या जरूरत है इस तरह के इंस्टीट्यूट की? आप उन कॉलेजों में, उन स्कूलों में क्यों नहीं सुविधा उपलब्ध? सिलेबस तो वो का वही है ना मीना जी, सिलेबस तो चेंज नहीं होता। चाहे कोटा में बैठो, चाहे पटना में बैठो, चाहे जम्मू में बैठो, चाहे कन्याकुमारी में बैठो, स्टूडेंट तो वही CBSE का होता है, बच्चे तो वहां के भी आते हैं। तो मेरा तो ये बाप से रिक्वेस्ट है कि भूल कर भी कोटा नहीं भेजना चाहिए जी। आप अपने पास बच्चे को रखिए, पढ़ाइए। अच्छा, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन क्लियर होगी तो कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे की जो कंपटीशन है, जरूरी नहीं कि ये JEE हो, नेट हो, मेडिकल हो या कोई और हो, अपॉर्चुनिटी। अब मीना जी आप देखिए, इतना बड़ा मजाक है इस देश में। 1 मिनट मीना जी, मैं लाइन कंप्लीट कर लूं। एक डॉक्टर इंजीनियर इतनी पढ़ाई करके आता है, उसके ऊपर एक BA पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठता है, एक IAS BA वाला बन के आता है। शर्म आनी चाहिए। वो क्या जानता है इनके कंपटीशन को, जो ये लड़के निकल के आता है मेडिकल और इंजीनियर का, और वो उनको समझाता है बैठा के BA पास। ये तो हमारा सिस्टम है जी। शर्म आनी चाहिए सिस्टम को। ये गलत कॉलेज का सिस्टम इसको बंद करना चाहिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये बहुत पुरानी लड़ाई है विशेषज्ञों की और सामान्य की, जो हमने हमारी किताबों में भी पढ़ा है, हमारे सिलेबस का भी हिस्सा रहा है। हम अभी इसमें नहीं उलझे। सवाल भीमराज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले श्याम सुंदर शर्मा जी के पास पहले जाऊंगी, उसके बाद श्याम जी कोटा जो कि राजस्थान का प्राउड बन गया था, इसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की वजह से शिक्षा जगत में एक नई पहचान बनी थी कोटा की। अब कोटा राजस्थान का दाग बन रहा है। देखिए मीना जी, अपन ने इससे पहले भी की थी डिबेट। अब जैसे भीमराज जी की मैं बात सुन रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इनकी सरकार 5 साल रहने के बाद
परिपत्र जारी कर पाई। विधानसभा के अंदर हम चर्चा करके कोई एक्ट बना सकते थे। बहुत दिन से मैं चर्चा सुन रहा हूँ, कोई चर्चा विधानसभा में एक्ट बनाने के बाद आपको कुछ सफलता मिलेगी, बाकी आप ऐसे कुछ कर लो, उससे फर्क क्या पड़ता है। अब देखिए कोटा का जो कमाने वाला व्यक्ति कितना कमा रहा है, जो बच्चा बाहर से आता है उसको कितना लूटा जाता है, किस प्रकार की स्थिति बनती है, वो तो वही जानता होगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से बाहर का व्यक्ति, अब कोई किसान है कोई क्या है, वो किसी तरह से बेटे को कहता है कि वो इंजीनियरिंग कर लेगा और वो आईआईटी में हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वो सपने सजो के भेज देता है। लेकिन जो प्रेशर, जो स्थितियां कोटा में देखने को मिलती है, निश्चित तौर पर वो, मैं फिर कहता हूँ कि 5% बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बाकी सेलेक्ट होते ही नहीं है। उन बच्चों से देखिए बहुत सारे बच्चे तो वहां पर व्यापार करना शुरू कर दिया आजकल। देखिएगा जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए वो देखिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल चला रहे हैं, कोई क्या चला रहा है, कोई टिफिन सेंटर चला रहा है। ये भी एग्जामिन करने की बात है कि आप इतना बड़ा व्यापक बने पर। तो कोटा की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जयपुर की स्थिति बिल्कुल बदलाव, सीकर की स्थिति बहुत अलग तरह की है। अब भीमराज जी तो सीकर शेखावटी से आते हैं, ये बात ही नहीं करते, सीकर में तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्टेड कोटा में होता है साहब, वो क्योंकि रिपोर्टेड नहीं हो रहा। वहां क्या है कि माफिया, बड़े माफिया के रूप में वो पत्रकार उठा ही नहीं पा रहे जिस तरह से कोटा में उठाया जा रहा है। नहीं श्याम जी, पत्रकार परिवार अगर कंप्लेन करेगा, नोटिस में आएगा, अब ये संभव नहीं है चीजों को छुपाना, नहीं, मैं कह रहा हूँ कोटा में क्योंकि संख्या ज्यादा है इसलिए उजागर, लेकिन सीकर का भी यही चीज है और जयपुर में भी कुछ है, उसको देखिए रिपोर्टेड नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, देखिए अब ये हितेंद्र जी कह रहे कि सरकार ही कर सकती है, और विधानसभा सॉल्यूशन है, बजट सत्र है, आपके पास टाइम है। आप देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है, अगर लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में यदि ये सब कुछ घटित हो रहा है और वो नहीं करा पा रहे, देखिए वो सब चीजें क्या है कि वो माफिया, देखिए मैं तो माफिया मानता हूँ उसको। अब माफिया के माध्यम से कितना कमाते, जो आप देखिए एलएन वाली बात, तो आप सपने देखिए कितने बच्चे होंगे उसके और कितना पैसा कमा पा रहे हैं। और देखिए वो तो टीचर्स को भी खरीदते हैं और स्टूडेंट को भी खरीद लेते हैं, चाहे बोले पढ़ता नहीं, उसको कहते भाई तू नाम बोलना, एलएन से पास हुआ था। ये जो हवा खड़ा करके जो बच्चों को लालायित करके अपने यहाँ पर लाते हैं। और देखिए परसेंटेज की बात करें, अब आजकल देखिए आईआईटी में एडमिशन लेने वाला जरूरी नहीं है। जगदीश जी बिल्कुल सही, श्याम जी आप नहीं, मैं कह रहा हूँ आईआईटी में पढ़ने वाला बच्चा अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेगा, जरूरी नहीं है। एक इंजीनियरिंग साधारण करने वाला भी वो अच्छा बच्चा बनता है, क्योंकि हमारे घर में तो है जो नहीं आईआईटी थे लेकिन आज वो आईआईटी वालों को फेल करे हुए अच्छी पोस्ट में है, कोई विदेश में भी है। तो इसलिए ये हवा जो खड़ा कर दिया गया है उसको बदलाव करने की जरूरत है। और देखिए पहले वाली सरकार नहीं कर पाई, मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पर उनके प्रबंधकों की बैठक बुला करके एक परिपत्र जारी कर दिया। परिपत्र से कुछ नहीं होने वाला, एक्ट बनाने की जरूरत है और एक्ट विधानसभा बना सकती है। उसमें बहुत सारी चीजें क्लॉज खड़े करके लाइए ना, कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को, वहां तक कोई जाता ही नहीं है वहां, क्योंकि सब स्वार्थों की वजह से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं से चंदा मिलता है सीधी तौर पर। लेकिन समय होता है, हर स्वार्थ की पूर्ति का समय होता है, ये घड़ा अब भर चुका है। भीमराज जी, मैं कवि का एक शायर है वो मैं बता रहा हूँ, कहो तो बता दूं कि मेरी रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर के घंटे से है, मेरी रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर के घंटे से है और ना मस्जिद की अजान से है, मेरी रात की नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और आत्महत्या करते किसान से है। आज उनकी हो रही है तो आज मेरा दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के कहूंगा कि इन पूंजीपतियों को यदि नकेल नहीं डाली गई, ये भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये पूंजीवादी सिर्फ एक चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ से हम इनको शोषण करते, ये शोषण है। और एजुकेशन जी, हमें अनूप को सुनना चाहिए, क्योंकि अनूप वहां पढ़ रहे हैं और अनूप ने अपने एक दोस्त को खोया है। अनूप इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं कि कोटा की परिस्थितियों को बेहतर कैसे बनाना है। अनूप, तमाम चर्चा के बाद आप देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या सुधार होना चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम तेज करके बोलिएगा, और पीजीज में किस तरह का सुधार होना चाहिए जो प्रायोरिटी पे वहां इंस्टीट्यूशंस को लेना चाहिए। मैम जैसे कि अभी सर ने कहा कि वहाँ पे जो रैंक खरीदने वाला सिस्टम चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है वहाँ।
अगर कोई लड़का है तो पढ़ा तो एक ही जगह से होगा ना, लेकिन अगर वो टॉप आ रहा है, 1 रैंक आ रही है उसकी IR1, तो उसको सारे इंस्टीट्यूट छाप देते हैं कि हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का। यहाँ पेरेंट्स एक कोचिंग की फीस नहीं भर पाते हैं, कोई 4-4 कोचिंग कैसे एडमिशन करवाएगा। ये सबसे बड़ा स्कैम है मैम वहाँ का। और पेरेंट्स यही चीज देख के एडमिशन करवाने पहुंच जाते हैं कि फर्स्ट रैंक आ गया, बढ़िया कोचिंग है, वहीं चलते हैं। पेरेंट्स टोटल सिलेक्शन रेशियो नहीं देखते, वहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स ये नहीं देख पाते हैं। और ये सबसे बड़ा स्कैम हो जाता है मैम वहाँ पे। और ये जो रही बात जी। पीजी और मैथ्स की, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि पहली बात तो जो सरकार गाइडलाइन जारी की, सुसाइडल एंटी सुसाइडल फैन होने चाहिए, बाकी फायर वाला जो सिस्टम है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये होती नहीं मोस्टली, पीजी में तो बहुत कम ही मिलती है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए बच्चे की, आते जाते देखना चाहिए कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, क्लासेस प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इतना कोई ध्यान देता नहीं मैम वहाँ पे। आप क्लास जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, आप पढ़े रहिएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि देखना चाहिए, बच्चे की केयर करनी चाहिए। और ये जो खरीदने वाली चीज है, ये बहुत गलत चीज है मैम। ये चीज तो बिल्कुल देखनी चाहिए कि बच्चा कहाँ पढ़ा है, क्या किया, क्योंकि एक बच्चा जी। 5 इंस्टीट्यूट में ना एक साथ पढ़ सकता है, ना एक साथ फीस दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाल ही में फिल्म आई थी ना, क्या नाम था उसका, बाटलफील्ड, उसमें बताया था कि कैसे एक फोटो छापने के लिए और कोचिंग वाले किस तरह से प्रयास करते हैं। बड़ा ही खूबसूरती से बताया गया उस फिल्म में कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रैंकर्स को कैसे अपने कब्जे में करने के प्रयास करते हैं। सुरेंद्र पांचाल जी, आज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और पीजीज कोटा में कैसे बेहतर बने, आप जैसे दूसरे पेरेंट्स को इतना बड़ा हादसे का सामना नहीं करना पड़े, आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। सुरेंद्र पांचाल जी बोल रहे हैं, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं सुरेंद्र जी आप? हेलो जी बोलिए। अनूप, सुरेंद्र पांचाल जी के इंटरनेट में कुछ इश्यू है, वो वापस जुड़े तब तक मुझे अनूप, वहां के बच्चों के बीच में देखिए जब बच्चे कैंपस से पीजी से बाहर निकलते हैं तो बच्चों को और किस किस तरह की परेशानियां आती हैं जिनका समाधान बच्चों को बेहतर माहौल प्रोवाइड करने के लिए कोटा में होना चाहिए? मैम पहली बात तो गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा आती है, वो सारी गाइडलाइन फॉलो की जानी चाहिए। पहले तो यही चीज नहीं हो पाता। फिर जो हॉस्टल का वार्डन होता है, जो हॉस्टल के ऑनर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज देखनी चाहिए, बच्चे का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है, क्लासेस जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या चीज है, ये चीज कोई बहुत ध्यान देता ही नहीं वहाँ पे मैम। आप कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कुछ नहीं। आप खाने भी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपने बस फीस जमा कर दी, अब आप कुछ भी करिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। होता है कि मतलब एक मार्केट बन चुकी है, आप कोचिंग फीस जमा कर दीजिए, फिर आप कुछ भी करिए, किसी से मतलब नहीं है। ये तो बच्चों पर ऐसे ही किसी चल भी रहा है तरह का कुछ। अनुशासन नहीं है, बच्चों पर किसी भी तरह का अनुशासन नहीं है। उसकी वजह से बच्चों की कोई देखभाल नहीं है, कोई सार संभाल नहीं है वहां पर। इसकी वजह से बच्चों में किस किस तरह के नए बिहेवियर डेवलप हो रहे हैं, बच्चों में स्मोकिंग, वहां पर ड्रग्स और किस किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। ये मैम काफी कॉमन चीजें हो गई वहाँ पे, ये मतलब ड्रग्स वगैरह जो चल रहा है, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, ये काफी चीजें कॉमन हो चुकी है वहाँ पे। और जो इसमें फंस जाता है तो फिर तो बहुत ही गलत चीज हो जाती है। मतलब ऐसे गांजा वांजा जो भी है, काफी दिखता है वहाँ पे, मिल जाएगा आपको, हर जगह मिल जाएगा। तो बहुत सारी और कॉमन सी बच्चों चीजें हैं ये तो। की ये आदतें कितनी बढ़ रही हैं अनूप। बाकी सभी लोग प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। अनूप, बच्चों में ये आदतें कितनी बढ़ रही हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करते हैं? मैम आदत का ऐसा है कि देखिए, पैसा तो घर से मिल ही जाता है, बच्चा इधर उधर कर लेता है, थोड़ा फ्रेंड से, घर से थोड़ा प्रेशर हुआ, कुछ भी हुआ तो बच्चा सीधा नशा करने लग जाता है। वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह बहुत मतलब एकदम कॉमन सी हो गई है। स्मोकिंग हो गया, ये सारी नशे वाली चीजें। अगर आपको थोड़ी पढ़ाई में टेंशन हो गई तो आप स्मोकिंग करने पहुंच गए, आप नशे में पहुंच गए। कोई भी दिक्कत हुई आपको सीधा नशे का ही ऑप्शन दिखता है वहाँ पे, और ये इतना कॉमन है कि आपको कहीं भी मिल जाएगा वहाँ पे।
मतलब कहीं भी ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर पैसा नहीं है तो फ्रेंड से पैसा ले ले रहे हैं, या तो घर से तो ये आता ही है, बच्चा उसको कहीं और बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा हो जाता है वहाँ पे। जी ऐसी चीजें रहती हैं। सुरेंद्र पांचाल जी, पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को कोटा भेजने की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को कोटा भेजता है तो उनको अपने बच्चों का बिल्कुल डेली ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ के पीजी वालों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, वहाँ के कॉलेज तकनीकी परेशानी से जूझ रहे सुरेंद्र पांचाल जी। जी भीमराज जी। मैं इतना कहना चाहूंगा, जो गांव से बच्चे आते हैं और जो हॉस्टल में रहते हैं, मैंने भी हॉस्टल लाइफ जी है, मैं इतना कहना चाहूंगा, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, शहर में आते हैं, एक तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो डर नहीं पाता। इसके लिए पेरेंट्स का एक ही लाइबिलिटी है कि पेरेंट्स कोई भी, चाहे मम्मी आए, पापा आए या बड़ा भाई है, वो आए उनके साथ रहे। बच्चों को खेलने का भी मौका देना चाहिए। यदि स्पोर्ट्स साथ में नहीं है, यदि किसी ने स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड की संरचना रची है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। और जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो ग्राउंड बनाएंगे उसकी पालना इन कोचिंग संस्थानों में होनी चाहिए, और वीकली स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होने चाहिए, और उसको कठिनाई से जुडिशरी एंड सरकार को और प्रशासन को लागू करना चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स के भी करवाने पड़ेंगे। और इस कोचिंग के साथ जैसे अपने फिजिकल एजुकेशन लगती है, उसे स्पोर्ट्स का एक जरूर लगाना चाहिए, तभी ये बच्चे क्या खेलेंगे नहीं, इनको किताबी कीड़ा बनाया है। आप बस समय की कमी है भीमराज जी। सुरेंद्र पांचाल जी, आपसे आखिरी सवाल। भीमराज जी, आप समय की शिकायत करते हैं कि ज्यादा समय, और आप देखिए समय कम रह रहा है। सुरेंद्र पांचाल जी, सरकार क्या करे? राजस्थान की सरकार, पेरेंट्स की सरकार से क्या अपील है? देखिए, सिर्फ राजस्थान की ही सरकार नहीं, ये भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर इतने छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ की सुविधाएं सरकारों को देखनी चाहिए। जैसे दिल्ली जैसे राज्य की पावर छीन कर मुख्यमंत्री की एलजी को दे दी जाती है, तो इस तरह राजस्थान के इंस्टीट्यूटों पर या देश के कहीं के भी इंस्टीट्यूटों पर जहाँ इतनी बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं, तो वहाँ सरकार की जिम्मेदारियां हैं, राज्य सरकार की भी और भारत सरकार की भी। उन दोनों को मिलकर उन बच्चों का केयर रखना चाहिए, और वहाँ पीजी वालों की और कॉलेज वालों की ये जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए कि माँ बाप ने जब बच्चा वहां पे भेजा है तो उसकी लाइफ की जिम्मेदारी वहाँ के पीजी की और वहाँ के कॉलेज की होनी चाहिए, तभी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो इस तरह के केस आगे भी होते रहेंगे। जी, आप सब सीनियर लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अनूप का उत्साह बढ़ाएं, उनके लिए क्लैपिंग करके, क्योंकि उन्होंने वाकई में इस उम्र में जितने साहस का परिचय दिया है कि वो इस विषय पर खुलकर बोलने के लिए हमारे साथ आए हैं। अनूप, बहुत बहुत बधाई हो। आने वाले बच्चों को आप ऐसी स्थिति में आने से रोक सके। जी भीमराज। मैं ये कहना चाहूंगा कि सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, ये तो तय है, पर तू निरंतर तेरा अपना सफर जारी रख। अनूप भाई, सफर जारी रख, कामयाबी जरूर मिलेगी। जी, और सुरेंद्र पांचाल जी, आपका मीना जी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को तो प्रण करना चाहिए कि अब आप तो नहीं बना पाए कानून, अब तो कम से कम प्रस्ताव लाओ विधानसभा में, इससे कानून बन सके। कानून नहीं बनेगा, कानून इसलिए नहीं बनता कि माफिया बड़े हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उस वहां से चंबल की नदी भी निकलती है और वहां के डाकुओं से उनका भी स्वाभिमान होता था। आज इन माफियाओं ने उस पानी के बदले भी कदम उम्मीद करते हैं आपसे कि अनूप और सुरेंद्र पांचाल का दर्द आप अपने बच्चों का, परिवार का, अपने राजस्थान के हर घर का, देश के हर सदस्य का दर्द समझ के आप सरकार को इस पे जल्द से जल्द गाइडलाइन बनाने, सख्त कदम उठाने के लिए तैयार करेंगे। ऑडियो ऑन करिए प्लीज। और डिस्कशन हम सब लोग इनके दर्द में शामिल हैं। एक बार पुणे बुलाइए मुझे इस पे डिस्कशन, कोटा पे डिस्कशन और रखिए वापस। शिक्षा मंत्री वही थे, अब तो शिक्षा मंत्री वही थे, लोकसभा अध्यक्ष वही थे, तो बहुत कुछ हो सकता है करना चाहे तो। कंप्लीट करें अपनी बात जितेंद्र जी। इसमें एक टारगेट में आ चुका है
बाकी जहां भी इस तरह के कोचिंग्स हैं, कॉलेज हैं, मैं सबके लिए ये चाहूंगा कि सबके लिए गाइडलाइन बने और इन छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इन छात्रों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, ये सामाजिक और सरकारी दोनों मिलकर इसको गाइडलाइन बननी चाहिए। जरूर करेंगे डॉक्टर पुनेश अरोड़ा, एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे, कुछ और पेरेंट्स को साथ लेकर आएंगे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, शायद इनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार इस पर कुछ कदम उठाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि हम आज समाज में जो कुछ हो रहा है, जिससे समाज प्रभावित हो रहा है, जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, वो सरकार के सामने लाएं ताकि समाज और सरकार एक ही रास्ते पर चल सके। नमस्कार।